हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। एक साल से ज्यादा हो गया मैं इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट आपको लगातार पहुंचा रहा हूं और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत से ऐसे देखने वाले हैं, दर्शक हैं, जिन्होंने एक सवाल बार बार किया है। क्या पाकिस्तान की फौज फिलिस्तीनियों की मदद करेगी? क्या पाकिस्तान कोई रोल अदा करेगा फिलिस्तीनियों के हक में? और इससे मुताल्लिक कुछ और बातें भी हमारे जानने वाले हैं, बहुत ही सीनियर, वो जर्नलिस्ट भी हैं, वो पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, खुद पॉलिटिकल लीडर भी हैं। अली जाफर जैदी साहब, जो इस वक्त लंदन में रहते हैं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के फाउंडर्स में से एक हैं। एक जमाने में वो बहुत ही एक्टिव थे। पीपीपी का एक अखबार वीकली था, ऑफिशियल माउथ पीस नुसरत, उसके एडिटर भी रहे हैं। कई किताबें लिखी हैं, कश्मीर के सिलसिले में भी किताबें लिखी हैं। और अब वो यूके में लेबर पार्टी के एक्टिव लीडर हैं और एंटी वार वहां पर उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा है। आज अली जाफर जैदी साहब से हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि वो पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को जानते हैं और इस इलाके की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। इजराइल फिलिस्तीन जो तनाज़ा है उसको अच्छी तरह से जानते हैं। यासर अराफात के दौर के वाकयात और बहुत सी चीज़ें आपके सामने गुजरी हैं। लंबे तजर्बात हैं। और अभी पिछले दिनों जो ईरान में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसमें हमास के लीडर का कत्ल हुआ, उसके सिलसिले में भी कुछ बात करेंगे। इस वक्त लेबनान में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, उस पर उनकी क्या नजर है, ये भी हम समझेंगे। अली जाफर जैदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लंदन में हैं एक लंबे अरसे से, अब तो वहीं के एक तरह से रच बस गए। और जब मैं पहली बार आपसे मिला था और ये सुना कि इंग्लैंड की पॉलिटिकल पार्टी में भी एक्टिव है, तो मुझे जरा नया सा लगा। लेकिन उस मुल्क में मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले लोगों को एक्सेप्ट करने का जो मिजाज है वो वाकई काफी अप्रिशिएबल है। सीधा मैं सवाल पे आ रहा हूं, क्या पाकिस्तान की फौज फिलिस्तीन की कोई मदद करेगी? क्या लगता है अब तक के तजर्बात तज्जिए के साथ? आप कुछ बताइए। लोगों को तवक्को ऐसी है कि पाकिस्तान अकेला मुस्लिम मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर ताकत भी है, क्या वो फिलिस्तीनियों के हक में कोई कदम आगे बढ़ाएगी? जी, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा बहुत मोहब्बत से याद करते हैं। आपका जो बिल्कुल सीधा सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। ये तवक्को या ख्वाहिश हमारे बहुत से मुसलमान अवाम रखते हैं, लेकिन जो मुसलमान हुक्मरान हैं और बादशाहते हैं वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान ये काम नहीं करेगा। उसकी वजूहात हैं। मैं थोड़ा सा माजी में जाऊंगा। पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त 1945 की दूसरी आलमी जंग ख़त्म हो चुकी थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया। उस वक्त दुनिया में सोशलिज्म का जो फैलाव है बहुत तेजी से वो समंदर की तरह फैल रहा था। तो उसको रोकने के लिए बिलखसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क जो नेबरिंग कंट्रीज में थे, इंडिया और पाकिस्तान और दीगर ममालिक, वो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ चाइना एंड रशिया, यूएसएसआर, तो वहाँ पर खतरा था कि ये अगर सैलाब वहाँ तक चला गया जैसे ईस्ट यूरोप और यूरोप में आ गया था, तो वहाँ तो पूरी दुनिया में सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आ जाएगा। चुनाचे वही लोग, चर्चिल, रोजवेल्ट,
जो स्टालिन की तारीफें करते करते नहीं थकते थे कि तुमने नाजीज्म से दुनिया को बचाया और फाशिज्म से दुनिया को बचाया, उन्होंने आयरन कर्टन खड़ा किया और दुनिया को ये बताना शुरू किया कि जमहूरियत खतरे में है सोशलिज्म की वजह से और मजहब खतरे में है। चुनाचे पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान बनाने का काम शुरू हुआ और लियाकत अली खान ने पाकिस्तान को जाकर अमेरिका की गोद में डाल दिया। उस वक्त से पाकिस्तान अमेरिका का एक फ्रंट लाइन स्टेट रही और अब तो वो अमेरिका की यूं समझिए कि कॉलोनी बन चुका है। अब उसमें ये तमाम अरसा जो गुजरा है तो उसमें 1951 में अयूब खान को कमांडर इन चीफ बनाया गया था और उस वक्त से अमेरिका में जो दो डलस ब्रदर्स थे, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे बड़े भाई और छोटे वाले CIA के डायरेक्टर थे। अयूब खान के इन दोनों के साथ ताल्लुकात थे और क्योंकि उस वक्त दुनिया में अमेरिका की ये पॉलिसी थी कि फौजी हुकूमतों को उन्होंने सपोर्ट नहीं करना, वरना पाकिस्तान में फौजी इनकलाब जब भी आ जाता, लेकिन सियासी हुकूमतें चलती रहीं और बिलाखिर 1958 में बराह रास्त अमेरिका जनरल अयूब खान के थ्रू पाकिस्तान में आ बैठा। अयूब खान ने उनको, आपको याद होगा, बटबीर का हवाई अड्डे से जहाज उड़ते थे, रूस के खिलाफ जासूसी करते थे। फिर सोवियत यूनियन ने एक जहाज मार गिराया और धमकी दी कि अगर अब जहाज वहां से आया तो हम हमला करेंगे। तो फिर हम सीटों में सेंटरों में चले गए और हमेशा अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की हर हुकूमत ने किया सिवाय भुट्टो साहब की हुकूमत के, और फिर उसका उन्हें अपनी गर्दन, अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि उन्होंने अमेरिका का ये मुतालबा कि एटम बम आप ना बनाएं तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। तो पाकिस्तान का जो रोल है वो हमेशा से सबसर्विएंट, पाकिस्तान से मुराद यानी पाकिस्तानी फौज, और ये भी आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में फौज ने कभी सामने आकर और कभी पीछे बैठकर हुक्मरानी तो फौज ने ही की है। चुनाचे ये फौज की हुक्मरानी जो कि अमेरिका की सबसर्विएंट है और उसी तरह के सियासतदान भी आते हैं, तो उनकी मौजूदगी में ये तवक्को रखना कि वो अमेरिका की ख्वाहिशात के खिलाफ जाएंगे नामुमकिन है। इससे पहले भी अगर आप देखें, बादशाहों को बचाने में हमारी फौज ने बड़ा अजीबो गरीब किरदार अदा किया है। 1979 में जब खाना काबा पे वो जो सल्फीज एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कब्जा किया, तो तब इसकी बादशाहत को बचाने पहुंची हमारी फौज। फिर PLO फलस्तीन की जो उस वक्त एक बहुत बड़ी जंगजू गुरिल्ला वॉरफेयर में यासिर अरफात की तंजीम थी और जिसने फलस्तीनियों में एक जज्बा जद्दोजहद का, आर्म स्ट्रगल का क्रिएट किया था। तो जब वो बहुत करीब थे कि शाह हुसैन की हुकूमत का खात्मा होने वाला था, तो उस वक्त ज़ियाउल हक ने 20,000 गुरिल्ला जंगजू यासिर अरफात के उनका कत्ल किया और फलस्तीनियों का कत्लेआम किया। तो ये हमारी फौज का किरदार रहा है। उसके बाद अब देखें, यानी हमारा जर्नल रिटायर्ड पाकिस्तान का इंपोर्ट किया गया इस्लामी फौज कोई बनी थी, मालूम नहीं वो कहाँ है। जनरल राहील शरीफ उसके इंचार्ज बनाए गए थे, मालूम नहीं वो फौज ईरान के खिलाफ बनी थी, यमन के खिलाफ बनी थी, अगर नहीं
तो फिर असल में तो इजराइल के खिलाफ बननी चाहिए थी ना, वो कहाँ है वो फौज? 2015 में जो हमला हुआ था यमन पर, कोalition बना करके फौज का सरबराह राहिल शरीफ को बनाया था सऊदी अरब ने। तो ये अभी तक भी जंग रही, ये तो अब थोड़ी सी जंग रुकी हुई है यमन के खिलाफ, और अब यमन दूसरे अपने रुख में है। तो ये बहुत ही अहम बात आपने बताई कि फिलिस्तीनी लड़ाकुओं को, फिलिस्तीनी लोगों का कत्लेआम करने में पाकिस्तान की फौज ने बड़ा रोल अदा किया। अच्छा, अब एक चीज और समझने की है कि कहने के लिए डेमोक्रेसी है और अमेरिका के डायरेक्ट दबाव में है, आपने जैसे बताया, सऊदी अरब के भी साथ साथ एक तरह से दबाव में रहती है, जैसे कि अभी जिक्र हुआ जनरल राहिल शरीफ उनके यहाँ चले गए नौकरी करने या उनकी खिदमत करने। तो फिर डेमोक्रेसी के मानी पब्लिक की तो हुकूमत इसका मतलब रही नहीं। और 47 के बाद के दौर में हमारे यहाँ एक काफी सीनियर एक्सपर्ट हैं सईद नकवी साहब, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि पेंटागन का सीधा असर है इस्लामाबाद में आपके पाकिस्तान की फौज और आईएसआई में। तो फिर तो सारा कंट्रोल वहीं से चल रहा है फिर, यानी इसके मानी क्या है? बहैसियत मुल्क वो क्या अपने कुछ फैसले बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता है क्या? अपने फैसले वो ये बात थोड़ा सा समझने की है कि अगर तो भारत के साथ कंट्रडिक्शन जो है पाकिस्तान की, उसमें वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले करता है, इंडिपेंडेंट फैसले इन मायनों में, और वो अमेरिका को ये बात समझ आती है। और वो अब तो पहले सिर्फ पाकिस्तान ही अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट था, अब तो माशाल्लाह से भारत, मोदी साहब भी उसकी गोद में बैठे हुए हैं। तो चंद फैसले वो अपने करते हैं, एक हद तक उन्हें इजाजत है इंटरनल हवाले से भी, लेकिन वो हद जहां पर पाकिस्तान अमेरिका की हदूद से बाहर निकल जाए या उसके चुंगल से बाहर निकल जाए, वो नहीं इजाजत देते। वो हमने एक बार जो कोशिश की थी, पहली बार पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था जो इंडिपेंडेंट था, 70 का इलेक्शन, वो भी इसलिए फौज ने करवाया था कि उन्हें यकीन था कि पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी। चुनाचे वो तो फिर लोगों का एक समंदर निकला और अवाम ने हमें वोट दिए और फिर हमारी हुकूमत बनी। तो वो पहली बार हुआ और उस हुकूमत ने फिर बहुत से अमेरिका के जो अहदाफ हैं पाकिस्तान में उनको डिफाई किया। बल्कि भुट्टो साहब ने जब इस्लामी कॉन्फ्रेंस की, मुस्लिम सरबराह कॉन्फ्रेंस, तो उससे भी बहुत नाखुश हुआ अमेरिका। और फिर एटमी प्रोग्राम और फिर तेल का प्रोग्राम जो था। और अगर आप नजर डालें तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, इस्लामी कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जाता है, उसमें जितने भी मुस्लिम दुनिया के रहबर आए थे, रहनुमा, वो एक एक करके कत्ल कर दिए गए हैं। शाह फैसल हों या ये कौन से साल की मीटिंग थी, कौन से साल की थी ये बात है 74 की। तो उसमें जो भी लोग आए, कर्नल कज़ाफी, बशर अल असद, और मुझे याद पड़ता है शाह फैसल तो आए थे, यासिर अरफात भी आए थे, यानी वो। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी? ये लाहौर में हुई थी। लाहौर में हुई थी। और इत्तेफाक से मेरी जो प्रोटोकॉल ड्यूटी थी वो अरबों के साथ लगी थी, और उन्हें ये डर था कि ये अली जाफर जैदी है। उन्होंने एहतजाज लिखकर तो नहीं, ज़बानी किया था कि वी डोंट फील कंफर्टेबल विद जैदीज। तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये जैदी डिफरेंट, उनको यमन वाले जैदी याद आ रहे होंगे। यमन वाले जैदी। अच्छा, मैं थोड़ा सा बीच में मुझे एक चीज याद आ रही है, चूंकि दर्शक जो है वो सिलसिलेवार चीजों को समझते चले। आपने जो बताया कि भारत के मामले में शायद किसी हद तक पाकिस्तान आजाद फैसले लेता है, मुझे इसमें एक एक्सेप्शन याद आ रहा है, और वो तजर्बे की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं
एक जमाना था जब भारत में कोई भी वाकया होता था तो भारत की तरफ से इल्जाम लगाया जाता था कि ये पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट कर रहे हैं, यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। फिर जब 90 के दहाई में जब वो सोवियत यूनियन गिरा तो उसमें उसके फौरन बाद जाहिर है भारत भी, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ गया। अब अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी दोनों जगह की मार्केट भी बनी रहे और ज्यादा आपस में ये लड़े ना, बच्चे जो है मेरे, जो बच्चे न लड़े। तो उन्होंने, मुझे याद है वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स में ये बात कही जानी शुरू हो गई कि नहीं नहीं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है, बल्कि होम ग्रोन टेररिस्ट हैं इंडिया में जो वहां एक्टिव हैं। और उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप उर्दू भी जानते हैं, आप बहुत सी चीजें जानते हैं, वेस्ट में रहते हैं। तो भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक नाम गढ़ा जिसका नाम लिया गया इंडियन मुजाहिदीन। अच्छा। और फिर इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर बहुत लोगों को उल्टे सीधे केसेस में जेलों में भी डाला गया, किसी भी मामले में। अब वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्जाम लगाना बंद कर दिया गया पाकिस्तान के खिलाफ, और यहां पे ये शुरू हो गया। अब उस इंडियन मुजाहिदीन को भी जो दफनाया गया, एक मेंबर पार्लियामेंट ने सीधे सवाल कर दिया पार्लियामेंट में, अरे भाई हमें आप उनका एड्रेस, नाम कुछ तो बताओ, कहां ये इंडियन मुजाहिदीन, हम जरा देख के आते हैं, मिलते हैं। तो उसके बाद उस किस्म के मुकदमे लगने बंद हो गए, हमारी खुफिया एजेंसियां खामोश हो गई। बहुत केसेस हैं, अभी भी लोग जेलों में हैं। अब हमारे यहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्जाम बहुत ही कम लगता है, बल्कि ना के बराबर लगता है। तो वो भारत के और पाकिस्तान के एक ही गोद में रहने का एक ये फायदा शायद पाकिस्तान को हुआ है कि उस पर वो रोजाना के इल्जाम लगने बंद हो गए। जी आप अपनी बात जारी रखें। वो इल्जाम और काउंटर इल्जाम वो तो चलते रहे, लेकिन अब पाकिस्तान का जो मशरकी बॉर्डर यानी इंडिया का बॉर्डर तो खामोश या उसको ठंडा किया गया है, क्योंकि दोनों का जो एम्पायर है वो एक है और ये उनकी रियासतें हैं। लेकिन अब वेस्ट अमेरिका यानी चाहता है कि पाकिस्तान वेस्ट के बॉर्डर को गर्म रखे, क्योंकि चीन और रूस को सुकून से रहना और उनकी जो दुनिया में इस वक्त बहुत तेजी से फैलती हुई मकबूलियत है उसको रोकना। तो चीन के खिलाफ ईरान, आपका भारत, और इधर से अफगानिस्तान और इस पूरे रीजन को हॉट किए रखना, ये तो बहरहाल हदफ है। लेकिन कमिंग बैक टू सऊदी रोल, तो एक तो ये कि ये तवक्को रखना कि पाकिस्तान की फौज फलस्तीनियों की मदद के लिए आएगी, वो गलत है। वो तो मारने के लिए गई थी, बचाने के लिए नहीं जाएगी। जी। एक बात। दूसरा, ये सऊदीज का जो किरदार है इसको भी समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल। जैसे मैंने 1945 का जिक्र किया, तो जिस वक्त आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग खत्म होने वाली थी, तो आखिरी कॉन्फ्रेंस हुई है याल्टा कॉन्फ्रेंस, रोजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के दरमियान। और वहां ये तय पाया था कि स्टालिन आखिरी हमला जापान पे करेंगे, लेकिन वो अमेरिका ने अपना एटम बम का दुनिया को बताना था कि हमने एटम बम बना लिया। हालांकि जंग हार चुके थे, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल तो वहां से याल्टा से कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही, ये फरवरी में हुई है, फरवरी 1945 में, तो वहां से रोजवेल्ट सीधा उड़कर नहर स्वेज में उस वक्त एक जहाज बरतानिया का ठहरा हुआ था, उसका नाम था क्वींसी। जी फौजी जहाज था। वहां पहुंचे और वहां अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के साथ उनकी मुलाकात हुई। अब ये तफसीलात ओपन हो चुकी हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी आ चुके हैं। 50-60 साल की वो जो होती है
पॉलिसी उसके बाद, तो वहां इनकी मीटिंग हुई। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इब्ने सऊद को खेमे में रहने की आदत थी, तो डेक पर खेमा लगाया गया और हाजित करने के लिए भी, रफ़ा हाजित के लिए भी रेत बिछाई गई और बहुत से ढेले वेले रखे गए। तो बहरहाल इस माहौल में वहां मुलाकात हुई और वहां ये तय पाया था कि सऊदीज की हुकूमत की हिफाजत या उसका मुहाफिज अमेरिका होगा और सऊदी हुक्मरान तेल की सप्लाई अमेरिका को करते रहेंगे। ये दो मुआहदे के बुनियादी पॉइंट थे। लेकिन तीसरा अहम पॉइंट ये था कि सऊदी अरब फलस्तीनियों के बस्तियों की जगह यहूदियों की बस्ती और उनकी आबादकारी में पूरी तरह से मदद करेगा, जो शायद मुस्लिम वर्ल्ड के मुसलमानों को नहीं मालूम। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक तो लोग ये जानते हैं कि इजराइल यहूदियों की बस्तियां बढ़ाता रहा, कानून तोड़ता रहा और उसे किसी ने नहीं रोका। ये बात आप जो कह रहे हैं ये बहुत ही अहम है कि सऊदी अरब के पैसे से, यानी फिलिस्तीनियों के घर उजाड़ करके यहूदियों को बसाने का काम हुआ है। जी। और ये अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने ये एग्रीमेंट किया कि हम यहूदियों की बस्तियां बसाने में मदद करेंगे और ये एग्रीमेंट अब ओपन हो गया है, ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। चुनाचे इस तरह की जो बादशाहतें हैं, जो अमेरिका या अमेरिकी साम्राज्य जिसको मैं कहूँगा, और आज तो वो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ने पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सबसर्विएंट हैं टू अमेरिकन इम्पीरियलिस्टिक एजेंडा। और अरब जितनी भी बादशाहतें हैं वो सब की सब अमेरिका की हाशिया बरदार रहीं, उसके जो मफादात हैं मिडल ईस्ट में उसकी वो मुहाफिज रहीं। और ये तो ईरान, अमेरिका तो बड़ा इत्मीनान में था, अगर ईरान में इनकलाब ना आता तो ईरान का बादशाह भी उनका, और सबसे बड़ा वो तो कहते थे हमारा वॉच डॉग है, तो वो वहां मौजूद था। इधर इजराइल था, उधर सऊदी अरब था। तो ये जो हलचल है ये तो ईरानी इनकलाब के बाद तेज हुई, लेकिन उससे पहले फलस्तीनी अपने हकूक की, अपनी आज़ादी की जंग लड़ना शुरू कर चुके थे और अब तो कई नस्लें गुजर चुकी। वो ये जंग जारी रखेंगे, कितनी भी कुर्बानियां हो जाएं, वो अपनी आज़ादी या अपने जो उनके मकासद हैं उनके हसूल तक ये जंग, ये जद्दोजहद रुकने वाली नहीं है। मैं उसी पर आना चाहता हूँ। 1 साल हो गया जंग को जारी रहते हुए जी। और एक अंदाजे के मुताबिक लांसेट जो एक मेडिकल मैगजीन है यूरोप की, उसने तकरीबन 2 महीने पहले बताया था कि एक अंदाजे के मुताबिक 1,86,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। यानी वो 1 into 4 जो इनडायरेक्ट भी मरते हैं उनकी तादाद, अब तो वो 2 लाख से भी ज्यादा हो गई होगी। उधर जो तबाही है वो तकरीबन 80% से ज्यादा गाजा को तबाह किया जा चुका है। उधर अब लेबनान में कोशिश हो रही है किसी तरह से फौज दाखिल हो जाए इजराइल की। वो अभी कहीं कहीं शायद कहीं कामयाबी मिली है, लेकिन अक्सर हिजबुल्लाह के लोग उन्हें रोक रहे हैं। इस वक्त की जो रेजिस्टेंस की ताकत है, इस वक्त चूंकि हमारे पास वक्त कम रह गया इसलिए मैं डायरेक्ट सीधे हालात पे आना चाह रहा हूं। हूथी अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह, हशदल शाबी जिसे इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक कहा जाता है, ईरान खुद सरकार के तौर पर, ये सब इतनी ताकतवर अभी तक नजर आ रही हैं कि इन्होंने वो हथियार बना लिए हैं जिनका तोड़ अमेरिका और इजराइल के पास भी नहीं है। शायद दुनिया में कहीं नहीं है वो हथियार कि आयरन डोम को क्रॉस करके चले जाएं, कोई भी उनको एयर डिफेंस सिस्टम ना रोक सके। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है उसे आप कहां देख रहे हैं? एक तरफ तो वो है जो अंधाधुंध लोगों को, बेगुनाहों को कत्ल कर रहा है,
एक तरफ वो लोग हैं जो आम शहरियों पर अब भी हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन जद्दोजहद है। क्या लगता है आपको? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, बल्कि पिछले साल जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त ही मैंने लिखा भी था और बहुत से जो इंटरव्यूज है उसमें बात की थी कि ये 2-4 हफ्ते की बात नहीं है, ये लंबी जद्दोजहद है और अब की बार ये लड़ेंगे और आखिरी खून के कतरे तक ये लड़ेंगे। और ये जज्बा जो है ये इसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये जज्बा है और वो तंजीमें जो इस वक्त जद्दोजहद कर रही हैं वो सब इंटरलिंक्ड हैं। अब वो इराक से हो या यमन से हो या हिजबुल्लाह हो, मतलब ये तमाम इंटरलिंक्ड हैं। मसला सिर्फ ये है, और ये हारने वाले नहीं है। टेक्नोलॉजी के इनके यहाँ, अमेरिका के यहाँ सुपरमेसी थी जिसका इन्होंने हल ढूंढ लिया है, जो नजर आया है अब आयरन डोम को क्रॉस करके वहाँ मिसाइल गिरे हैं। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि उनकी कई एरियाज में अभी तक बरतरी है। मसलन ये कि ईरान या इन तमाम तंजीमों में सिक्योरिटी लैब्स, और मैं समझता हूँ कि इन तमाम तंजीमों में इजराइल ने न सिर्फ लोअर लेवल पर, ऊपर के लेवल तक अपने एजेंट पहुंचाए हुए हैं। वरना ये इतना बड़ा नुकसान, खा वो ईरानी सदर या कासिम या हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह, मतलब ये हो नहीं सकता था बगैर सिक्योरिटी लैब्स के। और इसमें आपके तो नॉलेज में होगा या आपके जो व्यूअर हैं उनके भी, कि ये जो आपकी वॉकी टॉकी का मामला हुआ और पेजर का, तो जिस वक्त ये फैसला हुआ कि हिजबुल्लाह अब टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करेगा और वॉकी टॉकी और पेजर्स का इस्तेमाल होगा, तो ये खबर उसी लम्हे मुसाद को मिल गई थी और जब से ही उन्होंने ये तैयारी शुरू की। अच्छा, वो साहब जिन्होंने, अब ये इन्हें ढूंढने की जरूरत है कि जिसने इन्हें इस जानिब रागिब किया कि आप पेजर और वॉकी टॉकी को यूज करें, वो कौन था। और उसके बाद ये पेजर वॉकी टॉकी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ताइवान में दिया गया। ताइवान पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका की वो फ्रंट लाइन स्टेट है, वहां ये दिया गया। और वहां से फिर हंगरी की जो, यानी हंगरी में 3 ऑफशोर कंपनीज इजराइल ने कायम की थी और उसमें ये वो लड़की जिसके यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया ताइवान से कि हम आपको बना देते हैं, और बेशुमार पैसे उनको दिए। तो ये लड़की भी LSE यहाँ लंदन से पढ़ के गई थी, वो उस कंपनी की डायरेक्टर थी। अब वो पकड़ी गई है, तो उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट वापस हंगरी को आया और हंगरी से वो इजराइल में बने ये सारे पेजर्स, जितनी टेलीफोन या ये वॉकी टॉकी, ये सब इजराइल में बने। इजराइल में बनने में उन्होंने क्या किया कि इसमें बारूद का एक खाना रखा और आपने देखा कि एक धमाके एक वक्त में, एक ही दिन में हजारों वो मुसलमान जो हिजबुल्लाह के या जेर असर थे या हमदर्द थे, उन सबको उन्होंने एक लम्हे में खत्म कर दिया। तो ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। बल्कि इसमें मैं मेंशन करूंगा, वहां पर एक फौजी खातून जो कि उनके यूनिट 8200 में काम करती रही, वो रोम में इस वक्त हैं, ईरान के डेस्क पर काम करती हैं। उन्होंने ये अपने मजमून में लिखा कि हमें फिक्र ये थी कि ये हमारा सारा प्रोजेक्ट एक्सपोज ना हो जाए, और ये हमारी बहुत बड़ी फिक्र थी। लेकिन ये ऑपरेशन हमने बर वक्त इसलिए किया कि हिजबुल्लाह के साइंसदानों को हल्का सा शक हो गया था
चुनाचे ये ऑपरेशन उन्होंने 2 दिन के बाद करना था, जो कि सुबह सुबह ये मोसाद का डायरेक्टर नेतन्याहू से मिलकर उसने अप्रूवल ली और ये ऑपरेशन इमीडिएटली हुआ। तो ये जो सिक्योरिटी लैब्स है ये उस लेवल पर है जहां हिजबुल्लाह के फैसले या ईरान में या और तंजीमों में, यमन में आई डोंट थिंक कि अभी उन्होंने पेनिट्रेट किया है, लेकिन पिछले यानी 2008 जब से इन्हें शिकस्त हुई, बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी, हिजबुल्लाह ने दी थी, तो जब से ये सिक्योरिटी पर काम कर रहे थे, ये इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। इस पे नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि गद्दार पैदा बिल्कुल यानी शुबह के लेवल की भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी कि उन्हें शुबह हुआ और वो भी इत्तला पहुंच गई कि शुबह हो चुका है। जी जी जी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसको समझना जरूरी है। बाहर का दुश्मन तो अपनी जगह है, अंदर का जो दुश्मन है असल नुकसान उससे होता है। अभी भी एक खबर मुख्तलिफ तरीकों से चल रही है, उसे अभी तक तो र्यूमर ही कहा जाएगा, चूंकि ईरान ने उसे कंफर्म नहीं किया है। कुद्स फोर्स के सरबरा इस्माइल काआनी के बारे में भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। मिडिल ईस्ट आई ने खबर दी है, उसने ये दावा किया है कि 8 मुख्तलिफ सोर्सेज ने यह बताया है कि उन पर डाउट हो रहा है और IRGC उनसे पूछताछ कर रही है। उस लेवल का आदमी जो कासिम सुलेमानी की जगह जिसको लगाया गया हो, उसके बारे में ऐसी खबरें, और उनके एक बार खबर इजरायली मीडिया ने उनके मारे जाने की खबर दी थी कि वो गायब है, पब्लिक में नहीं है। फिर उसके बाद में ईरान ने यह ऐलान किया कि वो सही सलामत है और उनको ईरान के सुप्रीम लीडर कोई बड़ा इनाम देने वाले हैं जीतने का। यानी इस किस्म की भी खबरें, लेकिन अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। डाउट इस किस्म के भी हैं कि कहीं वहां तक तो तार नहीं जुड़े हुए हैं मोसाद के। ये जंग के दौरान इस किस्म के वाकयात होना बहुत ज्यादा इम्कान रहते हैं। और मुझे याद है एक बार जब रफीक हरीरी का कत्ल हुआ था लेबनान में, और उसके बाद इल्जाम लगा था, इजराइल ने इल्जाम लगवाया था बल्कि हिजबुल्लाह पर। फिर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ महीने बाद, और वो वीडियो जारी की थी जो उस वक्त ड्रोन से ली जा रही थी गालिबन, और वो इजरायली ड्रोन के जरिए ली जा रही थी। वो वाली वीडियो उन तक मिली। यानी उससे ये भी अंदाज होता था कि हिजबुल्लाह के भी पेनिट्रेशन मोसाद वगैरह के अंदर है। तो ये जंग की हालात में इस किस्म के इम्कान बहुत रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली जाफर जैदी साहब, आपने खास तौर पर पाकिस्तान के रोल के बारे में आपने बताया, और ये भी बताया कि अरब हुकूमतों का क्या रोल रहा है और क्या क्या सौदा हुआ है। सऊदी अरब ने खुद यहूदियों की बस्तियां बसाने में भी मदद की है। ये बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट आपने दिया। हम कोशिश करेंगे कि आपसे फिर बात करते रहें, और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सोर्स, नजदीक तरीन सोर्स से इंफॉर्मेशन ली जाए। पाकिस्तान के सिलसिले में चूंकि हमारे देखने वाले खुद कुछ उसमें पाकिस्तानी देखने वाले भी हैं, ये सवाल बार बार कर रहे थे, हिंदुस्तान के भी हैं, तो उनके सवाल का जवाब मैं समझता हूं आज मिल गया कि पाकिस्तान की फौज फिलिस्तीनियों के कत्ल में तो शामिल रही है, उनको बचाने के लिए नहीं जाएगी। और वो चूंकि अमेरिका, चूंकि सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे अमेरिका, इजराइल या सऊदी अरब नाराज हो। बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।